जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज आईपीसी के बारे में। तो हम जो है आईपीसी के 1 से 5 तक में जो प्रारंभिक दिया गया है उसके बारे में हम जान चुके हैं, और 6 से 52 के का तक में जो साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है वो चल रहा है इस समय। तो हम जो है 6 से 20 तक के धाराओं के बारे में जान चुके हैं। तो आज जो है हम 21 से 30 तक के धाराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर 21 से 30 तक के धाराओं में जो शब्द हैं उनकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो जो है 6 से 52 का तक में जितने भी शब्द हैं उन सभी की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, मतलब 6 से 52 के का तक में। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर 21 से 30 तक में कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं। देखिए 21 में जो है, 21 में आप देखेंगे तो लोक सेवक है। ठीक है, यानी कि 21 देखेंगे, धारा 21। ठीक है, धारा 21 नहीं, आप धारा 21 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है लोक सेवक। लोक सेवक, लोक सेवक। अब लोक सेवक में आएंगे कौन कौन, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। 3 चीज आप मोटे मोटे तौर पर लिख लीजिए कि नेवी है। ठीक है, नेवी है, और न्यायालय है, न्यायालय है, और सरकार है, सरकार। अब इसका मतलब क्या है, देखिए नेवी के दर पर आप आर्मी लिख लीजिए। ठीक है, आर्मी में सभी आ जाएंगे। ठीक है, आर्मी। ठीक है, अब देखिए कि धारा 21 में दिया गया है लोक सेवक। अब आप देखेंगे तो धारा 14 में दी है सरकार का सेवक। ठीक है, तो सरकार का सेवक तो हम जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो 21 में दिया गया है वो दिया है लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए वह हर एक व्यक्ति लोक सेवक में आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्मी से, यानी कि सेना से संबंधित जितने भी हैं, सेना चाहे नेवी हो, ठीक है, नाव सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, ये तीनों सेनाओं के जितने भी अधिकारी हों चाहे सेना हो, वो सभी जो हैं ये लोक सेवक में आएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यायालय के सभी कर्मचारी जो हैं लोक सेवक में आएंगे। ठीक है, उसके बाद सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए सभी अधिकारी जो हैं वो जो है लोक सेवक में आएंगे। यहाँ तक के सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी जो है इसी में आएंगे, लोक सेवक में। ठीक है, लोक सेवक मतलब यदि आप सरल भाषा में समझे तो लोगों के हितों के लिए जो विधि रूप से, ठीक है, जिनकी नियुक्त की जाती है वो जो है लोक सेवक में आएंगे। लेकिन किनके द्वारा, वो चाहे न्यायालय द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, या फिर संविधान के द्वारा हो। यानी कि कुल मिला के लोगों के हितों के लिए जो व्यक्ति हैं, जो लोगों के हितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं विधि रूप से, वो जो है लोक सेवक में आएंगे। यहाँ तक के पंचायत भी जो है, पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो भी लोक सेवक में आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कि लोक सेवक में कौन कौन से आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो लोगों के हितों से संबंधित जो हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो वो सभी जो है लोक सेवक में आएंगे। लेकिन विधि रूप से उनकी नियुक्ति की गई हो, वो चाहे न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई हो, चाहे सेना के द्वारा नियुक्त की गई हो, वो चाहे सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हो। तो ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोक सेवक आपको समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद धारा 22 में देखेंगे, धारा 22 में, तो धारा 22 में देखेंगे तो धारा 22 में दिया गया है जंगम संपत्ति। अब जंगम संपत्ति क्या है, देखिए जंगम संपत्ति उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी संपत्ति है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है तो वो जो है जंगम संपत्ति है। ठीक है,
यहाँ तक के पंखा, टीवी, कूलर, ये सब जो भी है, पैसा है, ज्वेलरी से संबंधित है जो भी है, ठीक है, वो जो है जंगम संपत्ति। यहाँ तक के पदार्थ भी आ जाते हैं जो ज़मीन से निकले हुए हैं, ठीक है, यानी ज़मीन से निकल चुका है तो वो भी जंगम संपत्ति में आएगा। लेकिन यदि कोई पदार्थ अभी भी यदि धरती पर है, यानी कि मिट्टी में है, तो वो जंगम संपत्ति में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही धरती से अलग होगा वो जंगम संपत्ति में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जंगम संपत्ति भी समझ में आ गया, मूवेबल हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, वो जो है जंगम संपत्ति है, ठीक है। अब धारा 22 आपको समझ में आ गया होगा। अब धारा 23 समझिए। धारा 23, धारा 23। अब धारा 23 में 4 पॉइंट दिया गया है धारा 23 में, लेकिन ये आपको एकदम गौर से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर ये है क्या, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये चारों नहीं समझ में आएंगे। और जहाँ जहाँ भी धारा में ये शब्द मिलेंगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। देखिए, पहला है सदोष अभिलाप, ठीक है, दूसरा है सदोष हानि, तीसरा है दोषपूर्ण हानि, दोषपूर्ण अभिलाप। तो हम जान लेते हैं कि जो सदोष अभिलाप है इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, इस शब्द का मतलब ये है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, ठीक है, ऐसी संपत्ति अभिलाभ है, यानी ऐसी संपत्ति है जो वैध रूप से हकदार है, ठीक है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, ठीक है, यानी कि जो हकदार है वो वैध रूप से, ठीक है, वह व्यक्ति ना हो, ठीक है, तब हम उससे सदोष अभिलाभ कहते हैं। उसके बाद सदोष हानि किसे कहते हैं? सदोष हानि का मतलब ये है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति हानि है जो वैध रूप से हकदार हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। इसका मतलब क्या है कि आप इसे एक बार लिख कर आपका समझना, ठीक है, उसके बाद मैं एक बार लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं लिखूंगा तो पूरा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोषपूर्ण हानि क्या है? दोषपूर्ण हानि और दोषपूर्ण अभिलाभ, दोषपूर्ण अभिलाभ भी यही से संबंधित है। देखिए, दोषपूर्ण अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति, ठीक है, ऐसी संपत्ति अभिलाभ है जो वैध रूप से, ठीक है, वैध रूप से हकदार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है, यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो ना हो, ठीक है, ये भी ना हो। जितने भी अभिलाभ हैं इसमें कहा है कि वैध रूप से वो व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी हानि में है वो जो है होते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो हानि जो है, दोषपूर्ण हानि में यदि देखेंगे तो दोषपूर्ण हानि में भी यही दिया गया है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध मतलब जो विधि के विपरीत है, और साधनों मतलब स्रोत से, ठीक है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति जो है हानि है जो वैध रूप से, वैध मतलब कानूनी रूप से हकदार है, यानी कि हानि उठाने वाला या फिर हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं दोषपूर्ण हानि, ठीक है। तो ये 4 शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये है क्या। तो शॉर्टकट में मैं क्या बताऊं, पहला जो है 23 में क्या दिया गया है, पहला दिया है सदोष, ठीक है, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ, अभिलाभ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे तो दूसरा दिया गया है सदोष हानि, हानि, ठीक है, हानि। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो इसमें दोषपूर्ण अभिलाभ दिया गया है, ठीक है, यानी कि दोषपूर्ण अभिलाभ, अभिलाभ, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे तो दोषपूर्ण हानि, ठीक है। देखिए, सभी चीज़ मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ का मैं जो है परिभाषा दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ 2-4 शब्द हैं जिसे आप चेंज करेंगे तो सारे आपको आ जाएंगे। जैसे पहले लिख लेते हैं कि सदोष अभिलाभ,
ठीक है, इसकी परिभाषा सदोष अभिलाभ, अभिलाभ, ठीक है, अभिलाभ। अब इसमें क्या दिया गया है, सदोष अभिलाभ किसे कहेंगे, तो विधि विरुद्ध, ठीक है, विधि विरुद्ध, ठीक है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति है, संपत्ति अभिलाभ है, ठीक है, लाभ है, अभिलाभ है, जो वैध, ठीक है, वैध रूप से, ठीक है, वैध रूप से नहीं लिखा, ठीक है, से लिख लीजिए, वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त, ठीक है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, ठीक है, ना हो। अब इतनी परिभाषा में ये चारों शब्द आ जाएंगे। जैसे कैसे, देखिए इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। कैसे, सदोष अभिलाभ किसे कहते हैं, यदि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसे सुन लीजिए एक बार। देखिए सदोष अभिलाभ का मतलब क्या है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति अभिलाभ है जो वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। इसका मतलब क्या है कि वैध रूप से जो संपत्ति है, ठीक है, जंगम संपत्ति से संबंधित कुछ है, ठीक है, दोषपूर्ण हानि से, तो वैध रूप से मतलब कि हकदार हो, ठीक है, लेकिन अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, ठीक है। इसका अब इसमें चेंज कौन कौन से करेंगे, इसमें जो है, यदि आपको ये तो पहली परिभाषा है, लेकिन जब सदोष हानि लिखेंगे तो सदोष हानि में क्या करना है कि जो अभिलाभ है, अभिलाभ के दर पर आपको हानि करना है, ठीक है। उसके बाद जब दोषपूर्ण अभिलाभ करेंगे तो दोषपूर्ण अभिलाभ में अभिलाभ भी रखना है, उसके बाद दोषपूर्ण हानि में हानि करना है। इसका मतलब कि जो हानि अभिलाभ है, यहाँ अभिलाभ के दर पर हानि अभिलाभ रखना है। उसके बाद जो वैध रूप से हकदार हो, यहाँ पर अभिलाभ है तो अभिलाभ के दर पर हानि लिखना है, हानि के दर पर अभिलाभ लिखना है, ठीक है। और जहाँ पर ना है, ना यानी कि व्यक्ति ना हो, तो वहाँ पर ना वाले में जहाँ जहाँ अभिलाभ लिखेंगे वहाँ पर वह व्यक्ति ना हो, ठीक है, लेकिन जहाँ पर हानि होगा वह व्यक्ति हो। तो यदि आप देखेंगे कि अब दोषपूर्ण हानि एक बार समझेंगे तो उसमें क्या होगा कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति हानि है जो वैध रूप से हकदार हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति हो है, अब अभिलाभ वाले में क्या है कि व्यक्ति ना हो, ठीक है। अब 2-3 बार इसे लिखकर आप पढ़िए, इसको समझने के प्रयास करिए कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर तब समझ में आ गया क्योंकि थोड़ा ये सब इधर उधर है, ये जो है किताबी परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि आखिर 24 में क्या कहा गया है। 24, ठीक है, 24 में पूरा आए कि नहीं मुझे नहीं पता। 24 में धारा 24 जब देखेंगे तो धारा 24 में दिया गया है बेईमानी से, ठीक है, यानी कि बेईमानी से। अब बेईमानी शब्द ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेईमानी कब कहेंगे, जब कोई व्यक्ति
उसका आशय बेईमानी हो, आशय का मतलब कि उसका माइंड सेट ही बेईमानी करना हो, ठीक है, तब उसे हम बेईमानी कहेंगे, ठीक है। यानी कि बेईमानी शब्द का अर्थ क्या है, बेईमानी यदि कहीं भी आपको लिखा है तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि उस व्यक्ति का माइंड सेट ही जो है बेईमानी था, ठीक है, बेईमानी करने का था। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये पेन जो है चुराने का है, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि ये चुराना है, ठीक है, इससे यदि किसी का हानि होता है। अब देखिए बेईमानी में दो चीज आएगा, कौन कौन से, एक आएगा सादोष, सादोष, सादोष अभिलाभ, अभिलाभ और सादोष, सादोष हानि, ठीक है, हानि। ये दो जो हैं मुख्य इसके तत्व हैं। तो इसकी परिभाषा आपको पता चल गया होगा कि आखिर सादोष अभिलाष सादोष हानि क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। अब बेईमानी का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ के यदि बेईमानी करते हैं, जैसे किसी का पैसा ले लिए, लेकिन लेने का आशय क्या था आपका, क्या बेईमानी का आशय था? यदि उस वक्त लेते वक्त यदि आपका आशय बेईमानी का था, तब वो जो है बेईमानी में आएगा, ठीक है। यानी कि आपका दिमाग पहले से ही आप सोच लेते हैं कि हाँ इसका पैसा मैं नहीं दूंगा लेने के बाद, तब वो जो है बेईमानी है, ठीक है। उसके बाद बेईमानी आपको समझ में आ गया होगा, तो 23 के बाद 24 के बाद हम 25 समझ लेते हैं। 25 में दिया गया है, धारा 25 में, कि कपटपूर्वक, कपट, कपटपूर्वक, ठीक है, कपटपूर्वक। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कपटपूर्वक में भी आशय है। देखिए कि बेईमानी और कपटपूर्वक दोनों में आशय है। आशय का मतलब कि आपको पहले से पता होता है कि हाँ ये करना है, ठीक है। तो कपटपूर्वक में भी यही है, लेकिन कपटपूर्वक में दो चीज़ होता है। यहाँ पर सादोष अभिलाभ होता है और हानि होता है, और कपटपूर्वक में क्या होता है, धोखा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धोखा, धोखा होता है, और इसमें जो होता है राक्षस संबंधी होता है, ठीक है। धोखा एक चीज और होता है, छाती से संबंधित, छाती, ठीक है, छाती से संबंधित होता है, छाती। धोखा और छाती ये दो इसके प्रमुख घटक हैं, और बेईमानी के सादोष अभिलाभ और सादोष हानि है। तो इन दोनों में माइंडसेट एक ही होता है, क्योंकि बेईमानी में देखेंगे तो बेईमानी में आपको पहले से पता होता है, बेईमानी करने से पहले यदि आपका माइंडसेट ही बेईमानी करने का है तब वो बेईमानी में आएगा। कपटपूर्वक में क्या होगा, यदि आप धोखे से ही, यदि पहले से ही आप धोखा करना चाहते हैं, आपको पता है कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगा धोखा हो जाएगा, या फिर ऐसे करने से इसकी क्षति होगी, तब वो कपटपूर्वक में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द जो है आशय से संबंधित है। अब आशय क्या है, तो आशय हम पहले वीडियो में हम जानेंगे कि आशय तैयारी प्रयत्न किसे कहते हैं, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि आशय का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे बता दूं कि आशय का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी अपराध करने से पहले जब उसके हृदय में कोई वो उत्पन्न होता है, यानी कि रस उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो हम उसी भाव को जो है हम आशय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आशय का मतलब समझ गए होंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति यदि कोई भी अपराध करता है, ठीक है, अपराध करता है, उसके मन में यदि कोई भी उत्पन्न होता है, यानी कि भाव उत्पन्न होता है, यानी कि देखिए अपराध के 3 स्टेज हैं। पहला है आशय है, तैयारी है, प्रयत्न है। तो आशय जो है उसका प्रथम स्टेज है, ठीक है। प्रथम स्टेज मतलब कि पहला चरण है। आशय का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति उसके मन में या उसके हृदय में कोई ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम आशय कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है, आशय उत्पन्न हुआ, दूसरे में तैयारी है। तैयारी का मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि उसके दिमाग में कुछ चीज़ आशय हो गया तो उसकी तैयारी करने के लिए वो कुछ सामग्री इकट्ठा करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो उसकी तैयारी है। तैयारी के बाद क्या है कि तैयारी के बाद प्रयत्न होता है। प्रयत्न में क्या होता है कि उससे अटैक करता है, ठीक है। अटैक जो है ये अपराध है, लेकिन तैयारी और प्रयत्न अपराध नहीं। इसके बारे में हम एक वीडियो में
अलग से वीडियो में जानेंगे, लेकिन आप कपटपूर्वक और बेईमानी के मतलब जान गए होंगे कि इसमें आशय छिपा होता है। आशय मतलब भाव, ठीक है। यदि आपके मन में, हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो वो आशय है, और बेईमानी और कपटपूर्वक में भी आशय होता है, क्योंकि आप जैसे ही आपके दिमाग में भाव उत्पन्न होगा बेईमानी का, तो वैसे ही बेईमानी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि 26 में क्या दिया गया है, धारा 26 में। धारा 26 में, तो धारा 26 में दिया गया विश्वास करने का कारण, ठीक है। विश्वास करने का कारण, ठीक है, कारण, कारण, ठीक है, विश्वास करने का कारण। अब इसका मतलब क्या है कि अरे कारण, ये आपको गलत दिख रहा होगा, कारण, ठीक है। देखिए विश्वास करने का कारण क्या है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वास दिलाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है, ये मेरे पास आधार कार्ड है। यदि मुझे किसी से यदि उधार लेना है, ठीक है, उधार लेने का मतलब यदि कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, जान नहीं रहा है कि मैं कहाँ का हूँ, कैसे हूँ, ठीक है, यदि मुझे कहीं पर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मैं किसी से मांगने जाता हूँ, ठीक है, मांगने जाता हूँ, लेकिन उसे किस आधार पर मैं अपना प्रूव करूँ कि मैं यहाँ का हूँ, मैं आपका पैसा लौटा दूँगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो जब वो व्यक्ति मांगेगा, ठीक है, कि हाँ आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, तो उसे विश्वास कैसे होगा कि आप कहाँ के हैं। यदि मैं बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, कोई भी गांव बता दे, एनीवन, ठीक है, तो उस व्यक्ति का विश्वास कैसे होगा, कैसे होगा, जब तक आपका लीगल रूप से कोई वो ना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप दस्तावेज जो प्रूफ ना हो, प्रूफ करते ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मैं लेने जा रहा हूँ पैसा, यदि मैं उसे दिखा दूँ कि इस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत है, दे दीजिए, मैं आपको कल पैसा दे दूँगा, ठीक है, ये मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, और ये अब मेरा नंबर है, नंबर के साथ साथ ये गांव है, एड्रेस है, पूरा है, बारकोड है, ठीक है। दूसरी बात का है इसमें फर्जी भी चलता है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी चीज़ दस्तावेज मांगेगा, मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तब वो विश्वास होगा कि हाँ ये जो है सही में है, इसके पता ये है, यहाँ है, यदि भियान की ये नहीं आता है तो इसके घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो एक प्रकार से दस्तावेज प्रूफ करने से विश्वास करने का कारण तब होगा जब आप किसी डॉक्यूमेंट को देंगे, ठीक है, सरल भाषा में। बाकी आप विश्वास करने के कारण में समझेंगे तो बहुत बड़ी वो है, ठीक है, उसमें बहुत जो कानून से संबंधित शब्द लिखे हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर विश्वास करने का कारण आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि विश्वास करने का कारण यानी कि क्या कारण है कि क्यों मैं विश्वास करूं, ठीक है। तो उसमें दस्तावेज से संबंधित आता। उसके बाद फिर धारा आप देखेंगे, धारा 27, धारा 27 में क्या दिया गया है, धारा 27 में दिया गया है आपको कपटपूर्वक, यानी कि कपटपूर्वक 28 में दिया गया है, इसमें दिया गया है पत्नी, ठीक है, इसमें दिया गया है पत्नी लिपि, ठीक है, लिपि या सेवक, सेवक के कब्जे में संपत्ति, ठीक है, में संपत्ति। अब इसका मतलब क्या है कि धारा जो 27 दिया गया है, पत्नी लिपि का सेवक के कब्जे में संपत्ति, इस धारा के अनुसार यदि आप पहले इसकी परिभाषा समझिए कि यदि कोई संपत्ति, यदि कोई व्यक्ति जो है विनित रूप से पत्नी, सेवक या लिपि के कब्जे में कोई ऐसी संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति है, यदि विधि रूप से, ठीक है, तो निहित है, यानी नियमित मतलब क्या है कि विधि रूप से, ठीक है, नियमित रूप से पत्नी, सेवक, लिपि के कब्जे में है, तो इस संहिता के अनुसार, इस धारा के अनुसार समझा जाएगा कि उस संपत्ति का वही हकदार है, ठीक है, हकदार है यानी कि वही कब्जा है, उसी का कब्जा है, ये इसमें परिभाषा दिया गया है, ठीक है। यानी कि पत्नी, सेवक, इसका मतलब क्या है कि इस धारा के अनुसार यदि वो नियमित है तो इस धारा के अनुसार जो है वो उसी की जमीन है, उसी की संपत्ति है, इसमें दिया गया 27 में। 27 के बाद जब 28 देखेंगे, धारा 28 में, ठीक है, धारा 28,
धारा 28, तो 28 में आपको दे दिया जाएगा कूटकरण, ठीक है, यानी कि कूटकरण। कूटकरण, अब कूटकरण शब्द का मतलब क्या है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कूटकरण शब्द का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि सिक्का है, ठीक है, सिक्का है, ठीक है, सिक्के में किसी भी प्रकार का आप छेड़छाड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए जाए कि 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए के सिक्के में जैसे आप समझिए कि एक सिक्का है, ठीक है, ये जो है 5 रुपीज़ है, ठीक है, 5 रुपीज़ का सिक्का है, ये है पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इसके पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावटी करता है या बदलता है तो वो कूटकरण में आएगा। और देखिए ये पहला पॉइंट है, यानी कि पदार्थ में छेड़खानी करना कूटकरण में आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा आप समझ लीजिए कि दूसरे में किसी भी प्रकार का चिन्ह बदलना, चिन्ह बदलना, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि किसी भी प्रकार का इसके लिखावटी में बदलना, ठीक है, लिखावटी में बदलना या फिर किसी प्रकार के इसके डिजाइन में बदलना। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी पदार्थ में यदि कोई व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से उसमें छेड़खानी करता है या उसका प्रारूप बदलता है, उसका पदार्थ बदलता है या फिर उसमें मिलावटी करता है या फिर उसके जो उसके आकृति में परिवर्तन करता है, किसी भी प्रकार का जो यदि परिवर्तन करता है तो वो कूटकरण में आएगा, ठीक है। कूटकरण मतलब क्या है कि उसका परिवर्तन मूल ढांचा से किसी दूसरे तरह से बना दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है कूटकरण आएगा। 28 के बाद जब 29 देखेंगे तो 29 में दिया गया है कि दस्तावेज, दस्तावेज। अब दस्तावेज में जो है आपको दस्तावेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि दस्तावेज किसे कहेंगे, ठीक है, जो आप विधि रूप से आप प्रस्तुत कर सकते हैं किसी विधि में, ठीक है, तब उससे हम दस्तावेज कहेंगे। लेकिन यदि आप 29 के का में देखेंगे तो मैं इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बताया गया है, जो दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 2 के उपखंड 1 के मतलब कि उपखंड 1 यानी धारा के उपखंड 1 के ना में यदि देखेंगे कि ना के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है, मतलब कि वो माने जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 29 में यदि आप देखेंगे धारा 29 में, तो धारा 29 में आपको मिलेगा दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज, दस्तावेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 29 के का में देखेंगे, 29 के का में, ठीक है, तो 29 के का में देखेंगे तो में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 29 का में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज किसे समझा जाएगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 2 के उपखंड 1 के ना के अनुसार जो दिया गया है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज समझेंगे, ठीक है। तो दस्तावेज के बारे में पता चल गया। अब यदि आप 30 देखेंगे, जगह नहीं है, यदि आप धारा 30 देखेंगे, धारा 30, ठीक है, धारा 30 में दिया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति। अब मूल्यवान प्रतिभूति जो है वो भी एक दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज है। लेकिन मूल्यवान दस्तावेज जो है उससे क्या होता है कि शीघ्र ही हानि उपहाति होने की संभावना होती है, जिसमें क्या है कि पहला जो आप देखेंगे पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में क्या है कि विधिक अधिकार का सृजित करना। सृजित मतलब देखिए सृजित, सृजित करना, ठीक है। दूसरा क्या है, विस्तार करना, विस्तार करना। तीसरा देखेंगे तो तीसरे में दिया गया है कि निर्बंध करना, ठीक है, निर्बंध करना, ठीक। उसके बाद चौथा देखेंगे तो निर्बंध है, उसके बाद अंतरित है,
अंतरित है, ठीक है। तो इसी प्रकार के काफ़ी हैं। तो जो धारा 30 में दिया गया है कि मूल्यवान प्रति, तो प्रति मतलब वही दस्तावेज से है, ठीक है। तो दस्तावेज जिसमें सृजन दिया गया हो, विस्तार दिया हुआ, निर्बंध दिया गया, आंतरिक दिया हो। लेकिन दस्तावेज में जो है देखेंगे तो दस्तावेज में 3-4 चीज़ होंगे। 3-4 चीज़ में कैसे? जो सिंबल हो, अक्षर हो, लिखा हो, ठीक है, अच्छा से संबंधित हो, या फिर किसी भी दस्तावेज में नहीं यदि लिखा हो, कोई शब्द लिखा हो या फिर अंक लिखा हो या फिर कोई चिन्ह बदल लिखा हो, ठीक है, तो उसे हम दस्तावेज के रूप में ले सकते हैं, जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है न्यायालय में कहीं भी, ठीक है। तो वो जो है दस्तावेज, एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि दस्तावेज जो है यदि बैंक के द्वारा चेक काटा जाता है तो जो चेक होता है वो भी एक दस्तावेज है। यदि किसी भी प्रकार का यदि दस्तावेज यदि आप उसे रख लेते हैं, किसी प्रकार के यदि उसमें घोटाला या किसी प्रकार फ्रॉड या मिलता है तो आप उस दस्तावेज को एक दस्तावेज के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। यही एक साधारण उदाहरण है, ठीक है, एकदम सरल उदाहरण है। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे आप पैसा जमा करने गए और देखेंगे इस समय ग्राहक जन सेवा केंद्र है, ठीक है। तो ग्राहक जन सेवा केंद्र में जब होता है कि वो क्या है कि पैसा ले लेते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। और आपका पैसा लेकर आप जमा किए कि नहीं जमा किए, अभियान के कह दे कि हाँ आपका पैसा नहीं लिए हैं और आप दिए नहीं हैं पैसा, तो आपके पास क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आप 2000 जमा करेंगे तो 2000 में क्या है कि वो उसमें चढ़ाएगा, चढ़ाए के बाद एक पर्ची बना देगा, उसमें मोहर लगाएगा, मोहर लगाने के बाद आपको वो पर्ची दे देगा, ठीक है, कि हाँ आपका इतना पैसा जमा हो चुका है। उसके बाद चाहे वो 1 घंटा में जमा करे, 2 घंटा में जमा करे, 3 घंटा में जमा करे, यदि आप उस पर्ची को लिए हैं, कल के यदि उसमें किसी प्रकार का यदि घोटाला होता है या फिर नहीं दिया जाता है, नहीं जमा किया जाता है, तो आप उस जो पर्ची है उसे दस्तावेज के रूप में न्यायालय में किसी भी प्रकार का भाषा में समझे, तो यही इसका सरल उदाहरण है, ठीक है। तो 30 तक हम जान चुके हैं। अब जो है 31 से 40 तक के धाराओं के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।